मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था या संघवाद की क्या स्थिति है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संघवाद का अर्थ एवं प्रकृति। संघ शब्द की उत्पत्ति अंग्रेज़ी भाषा के शब्द फेडरेशन से हुई है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फोइडस, जिसका अर्थ है संधि या समझौता, इससे उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संघ सार्वभौमिक राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम होता है। जब कुछ राज्य मिलकर समझौते द्वारा एक नए राज्य को जन्म देते हैं तो उसे संघ राज्य कहा जाता है। यह विकास का परिणाम नहीं होता। हैमिल्टन के शब्दों में, संघ कुछ राज्यों का मिलाप है जो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। इसमें दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक संघ की और दूसरी उसके एककों अथवा इकाइयों की। संघ का निर्माण भी प्रायः दो प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहली केंद्रोमुखी शक्तियाँ और दूसरी केंद्र विमुखी शक्तियाँ। केंद्रोमुखी शक्तियों की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा जब संघ का निर्माण होता है, जब सार्वभौम राज्य यह अनुभव करने लगते हैं कि कुछ ऐसे सामान्य सुरक्षात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक हित या उद्देश्य हैं जिन्हें पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का संघ नीचे से निर्मित होने के कारण बातचीत, सौदेबाजी और समझौते का परिणाम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संघ इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं और इसी तरह निर्मित हुए हैं। परंतु अनेक बार संघ का निर्माण केंद्र विमुखी शक्तियों की प्रक्रिया द्वारा भी होता है, अर्थात जब कोई विशाल आकृति वाला एकात्मक राज्य अपने आप को 2, 3 या अनेक राज्यों में विभक्त कर लेता है, तो इस तरह के संघ का निर्माण करता है। कनाडा और भारत के संघ इसी प्रकार स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार का संघ समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं होता, इसे उनके ऊपर थोपा ही जाता है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के क्या कारण थे? संघीय संविधान सर्वदा किसी प्रेरणा का परिणाम होता है। इस प्रेरणा द्वारा चित्रित समस्याओं के समाधान के लिए संघीय व्यवस्था का निर्माण सोच समझकर किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माता भी संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए निम्नलिखित प्रेरणाओं से प्रभावित हुए थे, जिसमें से पहली है सुरक्षा। अमेरिकी संघ के निर्माण से पूर्व अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों के रूप में 13 राज्य विद्यमान थे। अनेक वर्षों से एक दूसरे से पृथक रहने के कारण वे अपने प्रभुता और स्वायत्तता को खोना नहीं चाहते थे, परंतु बाहरी आक्रमणों का भय इतना अधिक था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए एक होना चाहते थे। अतः अमेरिकी संविधान निर्माताओं के समक्ष मूल समस्या विभिन्नता में एकता की थी। वे संघीय व्यवस्था को अपनाकर इस समस्या का समाधान कर सकते थे। इस व्यवस्था द्वारा वे सामान्य उद्देश्यों के लिए एक हो सकते थे और साथ ही स्थानीय प्रभुता और स्वायत्तता को भी बनाए रख सकते थे। दूसरा कारण है विशाल क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल क्षेत्र अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए उत्तरदायी रहा है। 18वीं शताब्दी में जब संचार और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय इतने विशाल क्षेत्रों को एक केंद्र से शासित करना अत्यंत दुष्कर कार्य था। तीसरी, विविधता। अमेरिकी राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जिनकी विभिन्न भाषाएं हैं। इन राज्यों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की रही हैं। इन सब समस्याओं का समुचित समाधान तभी हो सकता था जब स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत को अपनाया जाता। संघीय व्यवस्था अन्य किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में स्थानीय स्वायत्तता को अधिक अच्छी तरह सुनिश्चित करती है। अतः अमेरिका में इस व्यवस्था को अपनाया गया। चौथा कारण है स्वतंत्र भावनाएं। अमेरिका के निवासी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अत्यधिक विश्वास करते हैं
और वे इसे निरंतर बनाए भी रखना चाहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के केंद्रीकरण पर आधारित होती है, अतः स्वभावतः ही वह स्वतंत्रता की विरोधी भी होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के विभाजन या विकेंद्रीकरण पर आधारित होने से स्वतंत्रता की समर्थक मानी जाती है। अतः स्थानीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक निर्बल केंद्रीय सरकार का निर्माण किया और उसकी शक्तियों को संविधान में गिनाया। राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने के पीछे उनका यही दृष्टिकोण था। 5वां कारण है विकेंद्रित सामाजिक और राजनीतिक ढांचा। आरंभ से ही अमेरिकी सामाजिक और राजनीतिक ढांचा विकेंद्रीकृत रहा है। वर्तमान समय में ऐसा ही है। राजनीतिक दलों का ढांचा भी विकेंद्रीकृत और स्थानीय है। MJC विले ने लिखा है, संयुक्त राज्य भावना में, जीवन पद्धति में और संविधान में एक संघीय देश है। संक्षेप में, संघीय शासन व्यवस्था अमेरिकी भावना के अनुकूल है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्थाएं हैं इसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है दोहरी शासन व्यवस्था। अमेरिका का संविधान दोहरे शासन की व्यवस्था करता है। एक केंद्रीय, जिसे राष्ट्रीय या संघीय शासन भी कह सकते हैं, और दूसरा एकक या राज्यों का शासन। अमेरिकी संघ के एकक केंद्रीय सरकार के अभिकरण मात्र नहीं हैं। वे अपनी शक्तियों को केंद्र से प्राप्त नहीं करते, बल्कि उसे संविधान से प्राप्त करते हैं, जिससे केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को प्राप्त करती है। संविधान ने दोनों के पृथक, विशिष्ट और स्वतंत्र क्षेत्राधिकार को निश्चित किया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभुता, शक्ति और उत्तरदायित्व का उपयोग करते हैं। कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई भी क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता और कोई दूसरे की सहमति के बिना शक्तियों के विभाजन में परिवर्तन भी नहीं कर सकता। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित है और इसी आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 खंड 8 के 18 पैराग्राफों में केंद्र सरकार की शक्तियों को गिनाया गया है। जिन शक्तियों को गिनाया नहीं गया और जिन्हें राज्यों को निषिद्ध भी नहीं किया गया, निषिद्ध अर्थात रोका नहीं गया, अर्थात ऐसा शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियों के रूप में सुरक्षित रख दिया गया। 10वें संवैधानिक संशोधन ने राज्यों के अवशिष्ट क्षेत्र को पुष्ट कर दिया। तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 6 के खंड 2 के अनुसार अमेरिका का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, अर्थात कांग्रेस अथवा विधानसभाओं द्वारा बनाए गए सभी कानून इसके अधीन हैं। यदि कोई कानून या संधि अथवा कार्यपालिका आदेश संविधान की धाराओं के विपरीत होगा तो वह उसी मात्रा में अवैध होगा जिस मात्रा में वह संविधान का उल्लंघन करता है। चौथी विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना करता है। न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से संविधान के अभिभावक एवं संरक्षणकर्ता और नागरिक अधिकारों के गारंटीकर्ता के रूप में कार्य किया है। न्यायालय संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता अर्थात उसकी व्याख्या करने वाला है और वह कानूनों, आदेशों, नियमों की वैधता, अवैधता और औचित्य अनौचित्य का भी निर्धारण करता है। इन्हीं अर्थों में न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की संज्ञा दी है और जेम्स एम बैक ने इसे सतत संवैधानिक सभा और संतुलन चक्र की संज्ञा दी है। न्यायालय ने अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास करके संविधान को समयानुकूल बनाया है और केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करके संघीय व्यवस्था को स्थिर
और सुदृढ़ किया है। पांचवी विशेषता है लिखित एवं कठोर संविधान। अन्य संघीय संविधानों की भांति अमेरिका का संविधान भी एक लिखित प्रलेख है। हालांकि यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिकी संविधान एक अत्यंत कठोर संविधान है। इसकी संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसमें तब तक संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक संशोधन के प्रस्ताव को कांग्रेस के दोनों सदन पृथक पृथक रूप से 2/3 बहुमत से पारित न कर दें और 3/4 राज्य विधानसभाएं उनका अनुसमर्थन न कर दें। संशोधन की जटिल प्रक्रिया के कारण ही अमेरिकी संविधान के लगभग 200 वर्षों के इतिहास में मात्र आज तक 27 संशोधन ही पारित हुए हैं। छठा है दोहरी नागरिकता। संविधान अनुच्छेद 4 खंड 2 में नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है। प्रत्येक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के अतिरिक्त उस राज्य की नागरिकता का भी उपयोग करता है जिसमें वह वास्तव में रहता है। सातवीं विशेषता है एककों की समानता अर्थात राज्यों में समानता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संघ के सभी छोटे बड़े एकक अर्थात राज्यों की समानता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 5 में इस बात को स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की सहमति के बिना सीनेट में उसके समान प्रतिनिधित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। संघ में प्रवेश लेने वाले नवीन राज्यों को भी मौलिक राज्यों से असमान नहीं रखा जा सकता। उन्हें भी वे ही राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो मौलिक राज्यों को प्राप्त हैं। राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जनसंख्या पर आधारित प्रतिनिधित्व व्यवस्था के विपरीत है। यह असमान प्रतिनिधित्व और असमानुपातिक प्रभाव को जन्म देती है। उदाहरण के तौर पर लाखों की जनसंख्या वाले नेवादा राज्य और करोड़ों की जनसंख्या वाले न्यूयॉर्क राज्य में समान प्रतिनिधित्व देने का कोई लोकतांत्रिक औचित्य नहीं है। संवैधानिक संशोधनों और संधियों के अनुसमर्थन के मुद्दे पर समान प्रतिनिधित्व की यह व्यवस्था अत्यधिक असंगत और बेमेल प्रभाव को जन्म देती है। थोड़ी जनसंख्या वाले 13 राज्य मिलकर अर्थात राष्ट्र का अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की इच्छाओं को कुचल सकता है। आठवीं विशेषता है एककों की अखंडता। अमेरिकी संविधान अनुच्छेद 4 खंड 2 में संघ के एककों की सीमाओं का अखंडता का आश्वासन देता है। संविधान संबंधित राज्यों की विधानसभाओं और कांग्रेस की सहमति के बिना किसी राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब तक अमेरिका में संबंधित राज्यों की विधानसभाओं और कांग्रेस की सहमति से 5 राज्यों का निर्माण किया गया है। उदाहरण के तौर पर 1791 में न्यूयॉर्क से वर्मोंट का, 1792 में वर्जीनिया से केंटुकी का, 1796 में उत्तरी कैरोलिना से टेनेसी का, 1820 में मैसाचुसेट्स से मैन का और 1863 में वर्जीनिया से पश्चिमी वर्जीनिया राज्य का निर्माण किया गया। नवी विशेषता है अविनाशी संघ। अमेरिकी संघ एक अविनाशी संघ है। गृहयुद्ध जो कि 1861 से 1865 तक चला, उसने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुनिश्चित कर दिया कि संघ के एकक उससे पृथक नहीं हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1869 में टेक्सास बनाम वाइट के मुकदमे में इस बात को स्वीकार किया कि अमेरिकी संघ एक अविनाशी संघ है जो अविनाशी राज्यों से मिलकर बना है। 10वीं विशेषता एककों के पृथक संविधान। अमेरिकी संविधान के एककों को अर्थात उसके राज्यों को अपना अलग संविधान रखने का अधिकार देता है। शर्त यह है कि उनके संविधान संघीय संविधान के विपरीत न हो और वे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हों। 11वीं विशेषता है गवर्नरों का निर्वाचन। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात गवर्नर का निर्वाचन होता है। उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा होता है।
अमेरिकी संघीय व्यवस्था की यह विशेषता भारतीय संघीय व्यवस्था से भिन्न है। भारत में गवर्नरों की नियुक्ति केंद्र सरकार के कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति द्वारा होती है। हम भारत में गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं। 12वीं विशेषता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। अमेरिकी संविधान केंद्रीय विधानमंडल को अर्थात कांग्रेस को द्विसदनात्मक बनाता है। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है और उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन अमेरिकी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सीनेट अमेरिकी संघ के एककों अर्थात राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह कुछ उसी प्रकार है कि जैसे भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह अमेरिका में प्रतिनिधि सभा जनता का तथा सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के दोनों सदन समान विधायी, वित्तीय और संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। 13वीं विशेषता है संवैधानिक संशोधन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संवैधानिक संशोधनों में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका भी होती है। अमेरिकी राज्यों के पास न केवल संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को आरंभ करने की शक्ति है, बल्कि उन पर अंतिम शक्ति भी राज्यों के पास ही है। उदाहरण के तौर पर 2/3 राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस से राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की प्रार्थना कर सकती है और कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन का कोई प्रस्ताव तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि 3/4 राज्य विधानसभाएं उसका अनुसमर्थन नहीं कर देंगी। 4थी विशेषता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 4 कांग्रेस को संयुक्त राज्य में नए राज्यों के प्रवेश की असीम शक्ति प्रदान करता है। कांग्रेस किसी भी राज्य को संघ में शामिल कर सकती है और किसी को शामिल करने से इनकार भी कर सकती है। नए राज्य मौलिक राज्यों के समान ही शक्तियों का उपयोग करते हैं। अमेरिकी संघ में आरंभ में केवल 13 राज्य थे। वर्तमान समय में इसके राज्यों की संख्या 50 है। राज्यों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ क्षेत्र भी हैं। उदाहरण के तौर पर कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट, प्यूर्टो रिको, गुआम, पनामा नहर क्षेत्र, सिमोन द्वीप, वर्जिन द्वीप, प्रशांत द्वीपों के न्यास क्षेत्र आदि संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी कांग्रेस का पूर्ण नियंत्रण स्थापित